Hi friends, welcome back to this Human Geography series। और आज का टॉपिक है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी और क्विनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। आज हम ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो टर्शरी और उच्च स्तर की हो जाए तो क्वाटरनरी और क्विनरी सर्विसेज में के अंतर्गत आते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स एक श्रृंखला है। प्रोडक्शन, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें उत्पादों को उत्पादन स्थल से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की एक चेन है, एक श्रृंखला है, जहां प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में उत्पादन होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का उत्पादन हो, चाहे वस्तुओं का विनिर्माण हो, उत्पादन हो। फिर उस उत्पादन का कलेक्शन और फिर उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरी श्रृंखला, जब इसमें कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ता है तो उसी को हम ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार या वाणिज्य कहते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स रूरल और अर्बन ट्रेड दोनों को अलग अलग हम देखेंगे। पहले हम बात करें रूरल ट्रेड की। इस रूरल ट्रेड में होलसेल ट्रेडिंग और रिटेलिंग दोनों हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम अर्बन ट्रेड की बात करेंगे तो वहां भी हम होलसेल और रिटेलिंग दोनों की बात करेंगे। अब सबसे पहले रूरल ट्रेड में होलसेल की बात करें तो यहाँ होलसेल मंडीज के रूप में होता है। बड़ी बड़ी मंडीज, अनाज की मंडी है, गुड़ की मंडी है, जो मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसके बड़े बड़े केंद्र कह लीजिए, जो मंडी कहलाते हैं, वो होलसेल का स्वरूप है। जो रूरल रिटेलिंग है उसमें आप शुरू में मान सकते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फेरी लगाने वाले हैं, जो गांव-गांव या घरों घरों के सामने घूम करके अपनी चीज़ें, और वो चीज़ें जो गांव वालों के डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जो घरेलू उपयोग की चीज़ें, फल फूल सब्जियां भी, ये सब चीज़ें घूम घूम करके, जैसे फेरी वाले जिनको कहते हैं, घुमचे वाले, वेंडिंग, स्ट्रीट वेंडिंग, उसके माध्यम से। रूरल रिटेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है पीरियाडिक मार्केट्स, आवधिक बाजार। गांव में आप प्रायः देखेंगे पूरे सप्ताह में कहीं तो किसी गांव में एक दिन वीकली मार्केट लगता है, कहीं 2 दिन बाई वीकली मार्केट लगता है, कहीं 3 दिन हफ्ते के ट्राई वीकली, इसी तरीके से हफ्ते के कुछ निश्चित दिन। और ये बड़े ही साइंटिफिक तरीके से अलग अलग जो गांव हैं, मार्केट विलेजेस हैं, उनमें अलग अलग दिन निर्धारित किए जाते हैं। आइडिया ये रहता है कि उस क्षेत्र के लोगों को, लोकल पीपुल को प्रतिदिन बाजार की सुविधाएं या सामान खरीद फरोख्त की सुविधाएं मिल पाए। एक और खास बात, जो रूरल चाहे रिटेलिंग है चाहे होलसेलिंग है, बहुत स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की नहीं है। टेक्निकली आप कह सकते हैं इट्स वेरी रूडिमेंटल, आदिम प्रकार की।
बहुत उच्च स्तरीय सेवाओं का या वस्तुओं का यहाँ आदान प्रदान, कलेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, विपणन नहीं होता। ज्यादातर डे टू डे यूज की चीजें। और यहां पर जो बाजार पर लोग जुटते हैं उसको भी देखें तो रूडिमेंटल टाइप का ही है। यहां आने वाले लोग, बाजार को अटेंड करने वाले लोग ज्यादातर कौन से होते हैं? जो सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं। आप कह सकते हैं सेलर्स कम बायर्स। स्पेशली सेलर्स या स्पेशली बायर्स, मानी केवल खरीदने वाले, केवल बेचने वाले कम हैं। ज्यादातर लोग वही खरीदने वाले हैं, वही बेचने वाले हैं। सेलर्स कम बायर्स। ये बहुत सिंपल सी बात है। गांव का किसान है, अपना जरूरत भर का अनाज 10 किलो 20 किलो जितना वो आसानी से ले जा सकता है, बाजार को लेके जाता है। जिस दिन बाजार लगनी है, हफ्ते के जिस दिन 2-3 किलोमीटर पर बाजार है, 4 किलोमीटर पर जाता है, वहाँ पहले वो सेलर होता है, एक जगह बैठता है और अपना अनाज बेचता है। वो जो लेकर के गया है, गेहूं चावल जो कुछ भी, या फल सब्जियां, जो भी अपने उत्पाद है। और उसके बाद बिकने के बाद उसको पैसे मिल जाते हैं, फिर वो बायर हो जाता है, फिर अपनी जरूरत की चीजें सेवाएं खरीदता है। तो सेलर्स कम बायर्स या नॉन स्पेसिफाइड सर्विसेज कह लीजिए, रूडिमेंटल सर्विसेज कह लीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूरल मार्केटिंग सिस्टम का या रूरल मार्केट्स का। अब हम अगर अर्बन ट्रेड की बात करें, यहां पर भी होलसेलिंग है और रिटेलिंग है। तो अर्बन सेंटर्स में जो होलसेलिंग है वो कुछ स्टोर्स के जरिए है। कोऑपरेटिव स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स, ये बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं उनके, जो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं। कुछ लोग मिलकर के समूह में, किसी एक संस्थान के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, किसी एक विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारी, स्टाफ एक अपना कोऑपरेटिव फार्म करते हैं। और वो कोऑपरेटिव, उसमें सबका शेयर रहता है, और वो एक बड़ा सा स्टोर, वो भी कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहां हर चीज मिलती है। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में डेली प्रोविजंस भी मिलते हैं, ज्वेलरी भी मिलती है, शूज भी मिलते हैं, मेडिसिन भी मिलती है, रेडीमेड्स और तमाम तरीके के क्लॉथ्स मिलते हैं। सारी चीजें अलग अलग उनके डिपार्टमेंट होते हैं। और होलसेलिंग और रिटेलिंग दोनों, कभी कभी रिटेलिंग भी उनके साथ होती है, ये कोऑपरेटिव स्टोर्स में और डिपार्टमेंटल स्टोर में। जो इस श्रृंखला में प्रोबेबली सबसे उच्च स्तर का है, चेन स्टोर, वहां पर रिटेलिंग मिनिमाइज रहती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। वहां केवल होलसेलिंग होती है और बहुत बड़े पैमाने पर होती है। खास बात क्या है, इन चेन स्टोर्स का संपर्क सीधे प्रोडक्शन सेंटर से होता है, प्रोडक्शन साइट से होता है। और कई मामलों में तो ये उस प्रोडक्शन साइट को अपने स्पेसिफिकेशन बताते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं, अपने अनुसार चीजों का प्रोडक्शन करवाते हैं। बहुत उच्च स्तर के ये ट्रेड सेंटर्स हैं। इसके बाद हम अर्बन रिटेलिंग की बात करें तो गांव की तरीके से यहां भी पहले स्ट्रीट वेंडिंग से शुरू होती है बात। स्ट्रीट पेडलर्स हैं जो अपने खोमचे या जो हैंड कार्ट्स हैं, हैंड पुल्ड कार्ट्स, जो ठेले खोमचे लेकर के डोर टू डोर ये अपनी चीजों को बेचते हैं। इसके बाद रिटेल्स में जो शॉप्स हैं आती है, मॉल्स हैं, बड़े बड़े शॉप्स वेरी नियर द डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जहां सब चीजें मिलती हैं। लेकिन उन मॉल्स में भी छोटी छोटी दुकानें अलग अलग होती हैं इंडिविजुअल्स की।
आप डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करेंगे तो वो किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, उसके अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग चीजें वो बेचता है, लेकिन एक वहां पर ओनर है। लेकिन मॉल भी उसी तरीके का नेचर का है, लेकिन वहां क्या है, मॉल एक इनक्लोजर है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें जो किसी एक व्यक्ति की है, उसने हायर कर पर दे रखी है, रेंट पर दे रखी है तमाम दुकानें, जहां इंडिविजुअल रिटेलर्स अपनी दुकानें चलाते हैं। आप देखेंगे कि जो ये अर्बन ट्रेड सेंटर्स हैं, इनमें और अधिक स्पेसिफाइड सर्विसेज की बात होती है, चाहे वो हाउसिंग की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे टीचर्स हों, लॉयर्स हों, इंजीनियर्स हों, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हों, म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट्स हों, बहुत उच्च स्तर की सेवाएं, ये भी सब इसमें शामिल रहती है। अब आप देखें, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो व्यापार है, चाहे वो ग्रामीण है चाहे वो नगरीय है, ये सब किसके थ्रू होता है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ रखा है चर्चा में। तो अब थोड़ी बात ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की करें। परिवहन और संचार, परिवहन और संचार अभिन्न अंग हैं एक दूसरे के, हमेशा साथ कहा जाता है। परिवहन और संचार को अगर बहुत संक्षेप में हम डिफाइन करें, छोटे शब्दों में कहें, कम शब्दों में, तो वस्तु, व्यक्ति और विचार, मेन, मैसेजेस एंड मटेरियल, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, विचारधाराओं का या विचारों का, मेन, मटेरियल एंड मैसेजेस, इनका फिजिकली स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है। वस्तु, व्यक्ति और विचारों का स्थान बदलना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, जो परिवहन और संचार की सेवाएं हैं, उसमें जैसे रेलें हैं, सड़कें हैं, जल मार्ग हैं, वायु मार्ग हैं, ये सब क्या है? जैसे मानचित्र पर रेखाओं के रूप में रहते हैं, इनका एक नेटवर्क होता है, तो ट्रांसपोर्ट लाइंस कहलाती है वो, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लाइंस। और इन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लाइंस को किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइंस ऑफ द इकोनॉमी। क्यों ऐसा है? जैसे हमारा शरीर एक जीवित तंत्र है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे शरीर को जीवित रखने वाला जो जीवन है, प्राण है, क्या है? ब्लड, रक्त। लेकिन वो रक्त अगर एक जगह रुक जाए तो फिर लाइफ सस्टेन नहीं होती, उसका सर्कुलेशन निरंतर होता है थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। जो धमनियां और शिराएं हमारे शरीर में है, वो इस ब्लड को, जो हमारे शरीर के लिए जीवन है, इस ऑर्गेनिज्म के लिए जीवन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता रहता है और ये हमारा शरीर जीवित रहता है। ठीक इसी तरीके से अर्थव्यवस्था का ब्लड क्या है? जो तीन चीजें हमने बताई, वस्तु, व्यक्ति और विचार, मेन, मटेरियल एंड मैसेजेस, ये ब्लड है अर्थव्यवस्था का। ये अगर एक जगह रुक जाएंगे तो विकास या अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती। और इसको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लाइंस है। तो जैसे हमारे शरीर की धमनियां और शिराएं, आर्टरीज और वेन्स लाइफ लाइन है हमारी बॉडी की, ऐसे ही अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन या जीवन रेखाएं हैं ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लाइंस। अब आप देखें, संचार और परिवहन को एक साथ क्यों हम प्रायः पढ़ते हैं, एक साथ जानते हैं, एक साथ चर्चा करते हैं? स्पष्ट है, संचार के जो भी साधन हैं, जैसे आप पोस्ट ऑफिस को लें, पोस्टल सर्विसेज को, पत्र है, चाहे कुरियर है, या छोटी मोटी वस्तुओं का पार्सल है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो संचार का माध्यम है वो।
पोस्ट ऑफिस। लेकिन वो बिना रेल के, रोड के, एयरवेज के कैसे पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? तो जो संचार के माध्यम है, संचार के साधन है, वो परिवहन के साधनों से जुड़े हुए हैं, तभी संचरण हो सकता है। अब जो यातायात और संचार के साधन हैं, इसमें हम पहले देखें कुछ फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो यातायात और परिवहन के साधनों की क्षमता, इफिशियंसी को निर्धारित करते हैं या उनकी गहनता को, डेंसिटी को निर्धारित करते हैं। माने किसी क्षेत्र में अगर यातायात और संचार के साधनों का सघन जाल है तो उसके कुछ कारक हैं। किसी क्षेत्र में बहुत सघन रेखा जाल या नेटवर्क नहीं है तो उसके कुछ कारक हैं, दो प्रमुख रूप से, डिमांड सबसे पहले और रूट्स। डिमांड में पॉपुलेशन और साइज ऑफ इकोनॉमी दोनों आते हैं। अगर किसी क्षेत्र में सघन जनसंख्या है, डेंसिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां की अर्थव्यवस्था बहुत विकसित है, उसका आकार बहुत व्यापक है, तो वहां स्वाभाविक रूप से ये तभी हुआ ही है जब वहां पर यातायात और परिवहन और संचार के साधन सघन है। आप औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले पश्चिमी देशों की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें, यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, वहां रेलों, सड़कों का, वायु मार्गों का, जल मार्गों का सघन जाल है। क्यों? क्योंकि वहां औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या घनी है, मांग अधिक है, डिमांड अधिक है। आप जानते हैं जो विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग है, कहां पर है? सेंट लॉरेंस नदी का जल मार्ग, जो यूएसए के न्यू इंग्लैंड एरिया, जो बहुत डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर, जहां रेलों सड़कों का भी जाल बिछा हुआ है। तो डिमांड में जनसंख्या का आकार और अर्थव्यवस्था का आकार दोनों महत्वपूर्ण कारक है। आप लैटिन अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अफ्रीकी देशों की बात करें, जहां जनसंख्या बहुत विरल है, वहां आपको रेलें, सड़कें, जल और वायु मार्ग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि डिमांड नहीं है। दूसरा हमने जो कारक में बताया वो मोस्टली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जैसे टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, टाउन्स और ट्रेड सेंटर का आकार क्या है, जो नो डाउट जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, जो सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। टोपोग्राफी, ऊबड़ खाबड़ धरातल है, अधिक ऊंचाई तक सड़कें तो आप बना सकते हैं पहाड़ को चारों ओर चक्कर लगाते हुए, लेकिन रेलें एक निश्चित ऊंचाई के बाद, निश्चित ढाल की तीव्रता के बाद नहीं बना सकते। जलवायु, भाई जल मार्ग है, आंतरिक जल मार्ग है, नदियों में एक स्तर जल का होना चाहिए, पूरे वर्ष भर होना चाहिए, कम हुआ तो वो प्रभावित करेगा इफिशियंसी को। बहुत ठंडे स्थान है जहां पर बंदरगाह या सी पोर्ट्स जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। इन सारी स्थितियों को आप देखें, जो जलवायु की स्थितियां हैं या टोपोग्राफी की स्थितियां हैं, ये यातायात के या परिवहन की सघनता को, उसकी क्षमता को, इफिशियंसी को भी और फ्लुएंसी को भी प्रभावित करती है। अभी हमने और ये देखा कि जो परिवहन और संचार के साधनों का विकास हुआ तो दूरियां कम हो गई, प्रायः कहा जाता है डिस्टेंसेस को हमने ओवरकम कर लिया, विजय प्राप्त कर ली दूरियों पर। यहां तक हम लोग आजकल ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, विश्वग्राम। ग्लोबल विलेज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम सिमट करके एक पास आ गए। किस कारणों से?
क्योंकि परिवहन और संचार के साधन बहुत तीव्र हो गए हैं। गांव कहने के पीछे धारणा या उसकी विचारधारा क्या है? एक गांव इतना छोटा होता है कि सुबह से शाम तक या 24 घंटे में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल लेता है, उसके पास है। तो जब हम विश्व ग्राम या ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम आसानी से एक दूसरे के पास आ सकें, बहुत अधिक समय ना लगे। तो दूरियों को परिवहन और संचार के साधनों ने कम कर दिया है। परिवहन ने थोड़ा कम किया और संचार ने तो और कम कर दिया। आप कुछ सेकंड में दुनिया के किसी कोने से आप अपने सेल फोन से बात कर सकते हैं, दूरियां कम हुई। इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे जो परिवहन के साधनों के कारण दूरियां कम, जो दूरियों की कॉन्सेप्ट है वही बदल गई, विचारधारा ही। भाई पहले फिजिकल डिस्टेंस, दूरी माने क्या? फिजिकल डिस्टेंस। अभी हमने कहा परिवहन में फिजिकली स्थान बदलना, तो दूरी क्या थी? फिजिकल डिस्टेंस। 500 किलोमीटर है ये शहर, अमुक शहर 200 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। अब ये कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गई परिवहन और संचार के बढ़ते और विकसित माध्यमों के साथ। अब हम ये कम कहते हैं कि कितने किलोमीटर है, बल्कि कहते हैं इतने मिनट दूर है। आप कभी नहीं दूसरे बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड रहता है तो आप उससे पूछेंगे भाई तुम्हारा हॉस्टल तुम्हारे कोचिंग से कितना दूर है, तो ये नहीं कहता है 25 किलोमीटर है, वो बोलता है 15 मिनट दूर है, जो उसको ड्राइविंग टाइम लगता है। या कह देता है वॉकिंग डिस्टेंस पर है, किलोमीटर नहीं बताता। तो फिजिकल डिस्टेंस से ज्यादा अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया? टाइम डिस्टेंस। और जब हम बड़े पैमाने पर ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इन सब को ओवर पावर करके आ जाता है कॉस्ट डिस्टेंस। अब ध्यान दें, फिजिकल डिस्टेंस जो वास्तव में डिस्टेंस है किलोमीटर में, फिर हमने बात की टाइम डिस्टेंस की, और फिर कॉस्ट डिस्टेंस। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लेवल पर कॉस्ट डिस्टेंस अधिक मायने रखती है। कॉस्ट किस बात की? कहीं कोई इंडस्ट्री स्थापित की जा रही है, उस इंडस्ट्रियल साइट पर रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट की पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। वहां से फिनिश्ड आइटम्स को मार्केट तक पहुंचाने की कॉस्ट कितनी है? ये मायने नहीं रखता कि कितने किलोमीटर दूर है रॉ मटेरियल, ये मायने नहीं रखता कि कितने किलोमीटर दूर तक फिनिश्ड आइटम पहुंचाने हैं। माने क्या रखता है? कितनी जल्दी, तेजी से और कितने कम खर्च में। माने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात होती है रादर देन फिजिकल डिस्टेंस की। आप देखेंगे एक टर्म आता है आइसोक्रोन्स। जैसे दूसरे आइसोप्लेक्स होते हैं, आइसोबार्स, आइसोहेड्स, आइसोथर्म्स, ऐसे ही आइसोक्रोन्स मैप पर दिखाए जाते हैं। ये आइसोक्रोन्स क्या है? डिफरेंट प्लेसेस हैं, उन डिफरेंट प्लेसेस से कितना ड्राइविंग टाइम है, ट्रांसपोर्टेशन में या स्थान बदलने में कितना समय लगता है। तो इक्वल टाइम जिन जिन स्थानों का लगता है उन सबको मिलाकर के जो लाइन खींच दी जाती है, दैट इज आइसोक्रोन। तो मैं ये कह रहा था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, ये बात स्थापित हो गई। और ये जो परिवहन और संचार की स्थितियां हैं, इनकी एफिशिएंसी दो बातों पर निर्भर करती है, डिमांड पर और जो कुछ फिजिकल फीचर्स हमने आपको बताए, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, साथ ही डिस्टेंसेस जो आधार हैं, जो मुख्य बात है परिवहन और संचार के साथ, दूरियां ही तो हैं, उन दूरियों की कॉन्सेप्ट बदल गई है। वो दूरियां अब फिजिकल डिस्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गई है, माने फिजिकल या टोपोलॉजिकल डिस्टेंस कह लें, जो धरातलीय दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गई है टाइम डिस्टेंस या कॉस्ट डिस्टेंस।
अब मैं चाहूँगा, अब देखें जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, उस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में कुछ बातें मैं प्रयास करूँगा। ये एक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ नेटवर्क मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये हमने एक इमेजिनरी एब्स्ट्रैक्शन एक नेटवर्क का किया है, जिसमें आप देखेंगे N1 लिखा है, N3 लिखा है, ये N है, एक ये N है, जितने भी N लिखे हैं, वेदर N1, N2, N3 या नॉन नंबर्ड, ये सब क्या है? नॉड्स हैं या वर्टिक्स हैं। इनको नॉड कहते हैं, केंद्र कहते हैं या वर्टिक्स कहते हैं। और फिर देखें नॉड्स को जोड़ने वाली ये लाइंस हैं, ज्वाइनिंग लाइंस, ये लिंक्स हैं या इनको हम एजेस कहते हैं, जहां हमने ई लिख रखा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, परिवहन रेखाओं का जाल है, उसकी इफिशियंसी, फ्लुएंसी, एक्सेसिबिलिटी नापने के लिए हम इन दो टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखें। नॉड्स हैं और उनके बीच में जो रेल हो सकती है, रोड हो सकती है, जो लिंक है, एजेस हैं। इसकी सहायता से हम नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी, नेटवर्क की इफिशियंसी और फ्लुएंसी आकलन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें, N1 ये जो एक नॉड है, इसका आप केवल एजेस गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 एजेस हैं। फिर से एक बार, 1, 2, 3, 4, 5। अभी आप ऐसे ही देखें, जैसे ये N2 है, एक नॉड, इसमें एज कितना है? 1। N3 में भी 1। तो जहां जितनी अधिक एजेस मिलते होंगे नॉड से, जाहिर है वो वेल कनेक्टेड होगा, और जहां कम मिलेंगे वो लेस कनेक्टेड होगा। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे इन सारे नॉड्स में सबसे ज्यादा नोडैलिटी कहां पर है? N1। माने N1 ये जो नॉड है, इसकी कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए वेल कनेक्टेड है। ठीक है, यह है, हमने एक इमेजिनरी आपको एब्स्ट्रैक्शन करके दिखाया नेटवर्क का, जिसमें नॉड्स और एजेस होते हैं। नॉड्स क्या हैं? केंद्र हैं, व्यापारिक केंद्र हो सकते हैं, नगर हो सकते हैं, महानगर हो सकते हैं, और फिर उनके बीच में जो लिंक हैं, एजेस हैं, रेल, रोड, जो भी लिंकेज है, वो सभी एजेस हैं। और जहां ज्यादातर कनेक्टिविटी है, वहां आप देखेंगे एजेस की संख्या अधिक है। होप यू enjoyed this lesson, and thank you for being with me. Thank you.